हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स। और केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स में लास्ट क्लास में हमने शुरू किया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है, और उसके अलावा उसका मैकेनिज्म हमने शुरू किया था, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और हमने ये डिस्कस किया था कि हेलो अल्केन्स जनरली दो टाइप के मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं। उसमें से एक को हमने कहा था SN1 मैकेनिज्म और एक को कहा था SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में हमने कहा था कि SN1 मैकेनिज्म में हमने कहा था कि जो रिएक्शन होती है वो दो स्टेप्स में होती है, जिसमें से पहले स्टेप में हेलो अल्केन डिकम्पोज हो जाता है, उसमें कार्बन और हेलोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, उस वजह से कार्बोकेटाइन बन जाता है और वो कार्बोकेटाइन रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाता है। ऑन द अदर हैंड SN2 मैकेनिज्म में हमने कहा था कि एक सिंगल स्टेप में वो रिएक्शन हो जाती है, जिसमें हेलो अल्केन का वो कार्बन जिसके साथ हैलाइड जुड़ा होगा, हैलोजन जुड़ा होगा, जिस कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उस पे न्यूक्लियोफाइल उसके रियर साइड से अटैक कर लेता है। उस वजह से हमने कहा था कि कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड पार्शियली बन जाता है और कार्बन और हैलोजन के बीच वाला बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो जाता है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। वो ट्रांजिशन स्टेट कम स्टेबल होने की वजह से धीरे धीरे क्या हो जाता है कि कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड पूरा बन जाता है और कार्बन और हैलोजन के बीच वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाता है और उसकी वजह से आपको प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि SN1 मैकेनिज्म में जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसमें सिर्फ हेलो अल्केन इन्वॉल्व है, इसलिए उस रिएक्शन को हम कहते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ऑन द अदर हैंड SN2 रिएक्शंस में जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसमें हेलो अल्केन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व है, तो इसलिए उन रिएक्शंस को हम कहते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टुवर्ड्स SN1 और SN2 मैकेनिज्म हेलो अल्केन्स की, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हेलो अल्केन्स हैं, जिसमें मिथाइल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, उनकी रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा। तो हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ हेलो अल्केन्स टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी आप कह सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं SN2 मैकेनिज्म टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म हेलो अल्केन्स की रिएक्टिविटी का ट्रेंड क्या होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ये हैं कि टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसके बाद प्राइमरी हैलाइड्स की, उसके बाद सेकेंडरी हैलाइड्स की और उसके बाद टर्शियरी हैलाइड्स टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म सबसे कम रिएक्टिव है। तो क्वेश्चन राइज होता है कि ऐसा क्यों है, मिथाइल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म सबसे ज्यादा क्यों है और टर्शियरी की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म सबसे कम क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रेंड को आप आसानी के साथ समझ सकते हो ऑन द बेस ऑफ अ फैक्टर नोन एज स्टेरिक फैक्टर। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि सबको पता है कि SN2 मैकेनिज्म में स्लोवेस्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस स्लाइडली पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करता है, तो यहां पे अगर हम मिथाइल की बात कर लें तो क्या है, जिस कार्बन के साथ हैलाइड जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्राइमरी की बात कर लें तो जिस कार्बन पे अटैक होना है, यानी जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और सेकेंडरी की बात कर लें तो सेकेंडरी में क्या है, 2 अल्काइल और 1
हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन के साथ जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, या कहें कि जिस कार्बन पे अटैक होना है उस कार्बन के साथ 2 अल्काइल एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और टर्शरी की बात कर लें तो टर्शरी में क्या है, जिस कार्बन पे अटैक होना है उस कार्बन के साथ 3 अल्काइल बल्कि अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं जिस कार्बन पे अटैक होना है। तो सिंपल सी बात है, अटैक वहां पे आसानी से होगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, उसके अराउंड क्राउडिंग कम होगी। तो यहां पे क्योंकि 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं तो नेचुरल बात हम कहेंगे कि इस कार्बन के अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है तो यहां पे अटैक करना आसान होगा न्यूक्लियोफाइल के लिए। और याद रहे इस मिथाइल के कंपैरिजन में प्राइमरी में क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप है जो थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस कर लेगा, तो इसलिए मिथाइल के कंपैरिजन में प्राइमरी में अटैक के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। और सेकेंडरी की बात कर लें तो यहां पे ऐसे ग्रुप्स जो स्टेरिक हिंड्रेंस कर सकते हैं उनका नंबर बढ़ के 2 हो रहा है, तो यहां पे अटैक के चांसेस उससे भी कम हो गए। और टर्शरी की बात कर लें तो हम कहेंगे कि क्योंकि टर्शरी में 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप्स उस कार्बन के साथ जुड़े हैं जिस कार्बन पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहां पे अटैक के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। तो अटैक के चांसेस जितने कम हो जाएंगे रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए हमने कहा कि टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। और टर्शियरी की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म सबसे कम इसलिए है क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। और स्टेरिक हिंड्रेंस के अलावा इंजेक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी आप इस ऑर्डर को समझ सकते हो। आपको पता है कि जिस कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, अल्काइल ग्रुप का इंजेक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट है, तो क्योंकि इस कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है और हैलोजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा क्योंकि यहां पे तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर ले, तो इस कार्बन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा जितना यहां पे इस पोलैरिटी की वजह से डेवलप हुआ होगा। मगर यहां पे क्या होगा क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इंजेक्टिव इफेक्ट की वजह से इस कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से कम है। और यहां पे ऐसे ग्रुप 2 हैं जो यहां की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, तो नेक्स्ट बात है इस कार्बन के कंपैरिजन में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और भी कम है। और यहां पे ऐसे ग्रुप 3 है, 3 अल्काइल ग्रुप है, तो 3 अल्काइल ग्रुप अपने इंजेक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इस कार्बन की तरफ और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेंगे, तो इसके पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो क्या हो रहा है, ऑन मूविंग फ्रॉम मिथाइल हैलाइड टू टर्शियरी, उस स्लाइडली पॉजिटिव चार्ज जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस कम होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के चांसेस जितने कम होंगे तो रिएक्टिविटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसलिए हमने कहा टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म फ्रॉम मिथाइल हैलाइड टू टर्शियरी हैलाइड्स रिएक्टिविटी का ऑर्डर या रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म क्या होगा। टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, अब डियर स्टूडेंट्स SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया है, कल भी डिस्कस किया था। हमने कहा था कि SN1 मैकेनिज्म में जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, उसमें हैलोअल्केन में प्रेजेंट कार्बन और हैलोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से कार्बोकेटाइन बन जाता है। और यही स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होती है, इसलिए हमने कहा था कि यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। क्लियर है? तो क्या है, इस रिएक्शन की जो स्पीड है, इस सब स्टेप की जो स्पीड है, वो डिपेंड करेगी यहां पे बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के, अगर ये इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो इसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो इसके बनने के चांसेस अगर ज्यादा होंगे तो रिएक्शन फास्ट होगी। ऑन द अदर हैंड अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो नेचुरल बात है इस कंपाउंड के बनने के चांसेस भी क्या होंगे, कम होंगे। बनने के चांसेस कम होंगे तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। अब सबको पता है कि अगर हम कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी की बात कर लें तो टर्शियरी कार्बोकेटाइंस यानी ऐसे कार्बोकेटाइंस जिनमें
पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ अगर 3 अल्काइल जुड़े होंगे, उस कार्बन को हम कहते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद नंबर आता है किसका? सेकेंडरी का। सेकेंडरी यानी अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे 2 अल्काइल ग्रुप यानी 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसी तरह अगर जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर उस कार्बन के साथ 1 अल्काइल यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो उस कार्बन को हम उस कार्बोकेटाइन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसी तरह अगर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे कोई कार्बन जुड़ा नहीं होगा, कोई अल्काइल नहीं होगा, बल्कि 3 के 3 अगर हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो इसको हम मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो मैंने कहा कि इसकी रिएक्टिविटी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसकी इससे कम, इसके इससे भी कम, और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी है? मिथाइल कार्बोकेटाइन की। ऐसा क्यों है? आप इस तरह समझ सकते हो। चार्ज्ड पार्टिकल्स की स्टेबिलिटी हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? हम कहते हैं कि चार्ज जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कम होगी, चार्ज जितना कम हो जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, या इस तरह कह सकते हैं कि चार्ज जितना डिस्पर्स हो जाएगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे अच्छी तरह देखोगे तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, टर्शियरी की केस पे बात कर रहे हैं, उस कार्बन के साथ 3 अल्काइल जुड़े हैं। तो अभी हमने कहा था कि अल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से वो क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर लेंगे इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ। तो इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ेगी इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या हम कहेंगे डिस्पर्स हो जाएगा, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज अल्काइल ग्रुप में आ जाएगा। इसी तरह यहां पे बात कर लें तो अल्काइल ग्रुप 2 है, तो 3 अल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में 2 अल्काइल ग्रुप्स कम ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेंगे इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन की तरफ। तो इस कार्बन के कंपैरिजन में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके कंपैरिजन में अगर हम इसकी बात कर लें तो यहां पे एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो एक अल्काइल ग्रुप तो नेचुरल बात है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला नहीं है। तो इसके कंपैरिजन में हम कहेंगे कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उससे भी ज्यादा होगा। तो उसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। और यहां पे अगर हम बात करें मिथाइल की, तो यहां पे तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज को क्या कर ले? कम कर ले। तो इसलिए क्या होगा? इस कार्बन पे उतना ही चार्ज रहेगा। तो उतना ही चार्ज लेने की वजह से हम कहेंगे कि यहां पे इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। स्टेबिलिटी का सबसे कम तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो इसलिए हमने कहा कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है और मिथाइल की स्टेबिलिटी सबसे कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन के बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे और मिथाइल के बनने के चांसेस सबसे कम होंगे। तो हम कहेंगे कि अगर पहले स्टेप में जिस स्टेप की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उस स्टेप की वजह से अगर टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा होगा तो रिएक्शन सबसे फास्ट होगी। अगर मिथाइल बन रहा होगा, मिथाइल कार्बोकेटाइन, तो रिएक्शन सबसे क्या होगी? स्लो होगी। तो इसलिए टुवर्ड्स SN2 जो SN1 मैकेनिज्म जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड होगा, ये क्या होगा कि टर्शियरी हैलाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद किसकी होगी? सेकेंडरी की, और उसके बाद होगी प्राइमरी की, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होंगे? मिथाइल हैलाइड्स सबसे कम रिएक्टिव होंगे। तो कहने का मतलब इतना कि टुवर्ड्स SN1 और SN2 मैकेनिज्म रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और मिथाइल हैलाइड्स का, वो अपोजिट है। यानी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म टर्शियरी इज मोस्ट रिएक्टिव and methyl halides are least reactive. On the other hand, in case of SN2 mechanism, हमने कहा कि टर्शियरी हैलाइड्स की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और टर्शियरी की रिएक्टिविटी सबसे कम है। तो इस डिस्कशन से होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जनरली जो टर्शियरी हैलाइड्स हैं,
जो टर्शरी हैलाइड्स हैं वो SN1 मैकेनिज्म प्रेफर कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड जो मिथाइल हैलाइड्स हैं वो जो मिथाइल हैलाइड्स हैं वो जनरली SN2 मैकेनिज्म को प्रेफर कर लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोअल्केन्स टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट्स, तो रिएक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का आप लोगों को आइडिया होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एक सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो जगह है उसको हम जनरली स्पेस कहेंगे। उस स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट किस तरह की है उसके बारे में स्टडी करने को जनरली हम कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में हमें ये पढ़ना है कि अगर रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म की यानी जो रिएक्शन हो रही है वो SN2 मैकेनिज्म या SN1 या SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे उसका रिलेटिव जो अरेंजमेंट्स हैं उनका क्या होगा। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। उसमें से सबसे पहला पॉइंट आपको जो पता होना चाहिए वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है मैं आपको सिंपल बता दूं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे सब्सटेंस आपको मिलेंगे जिनमें से जो क्या कर सकते हैं लाइट के प्लेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर सकते होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और उस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। यानी वो कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर सकते होंगे, बेंड कर सकते होंगे, रोटेट कर सकते होंगे, उन कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, और उस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड के लिए एक नेसेसरी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है मैं आपको इस तरह बता दूं। कायरलिटी का एक्चुअल मतलब होता है नॉन सुपर इम्पोजिबल होना। उसका जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होना। मैं आपको सिंपल आप इस तरह याद रख सकते हो कि कायरलिटी के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि किसी मॉलिक्यूल को कायरल होने के लिए उस मॉलिक्यूल का कोई ऐसा प्लेन नहीं होना चाहिए जो उसको दो बराबर इक्वल सेम पार्ट्स में डिवाइड कर ले। यानी कोई भी सब्सटेंस जिसका ऐसा कोई प्लेन नहीं होगा। जैसे फर्स्ट करो ये ग्लास है, इसकी बात कर लें तो इसको एक प्लेन ऐसा है जो एक दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकता है, तो हम कहेंगे कि इस ग्लास की प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। तो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल मैंने कहा कि कायरल होना चाहिए, और कायरल का मतलब यह है कि उसका ऐसा कोई प्लेन नहीं होना चाहिए जो उसको दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर ले। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका कोई ऐसा प्लेन नहीं होगा जो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले, तो उन कंपाउंड्स को हम जनरली क्या कहेंगे कि वो कंपाउंड्स ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में एक स्पेशल टाइप्स बन जाता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज दिखते हैं, मगर जो मिरर इमेजेस होंगे वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, तो उनको हम जनरली कहते हैं इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं क्या होते हैं इनेंशियोमर्स। जैसे इस कंपाउंड की बात कर लें हम, फर्स्ट कर लो कार्बन है, कार्बन के साथ यहां पे फर्स्ट कर लो जुड़ा है फ्लोरीन, यहां पे जुड़ा है क्लोरीन। ये क्योंकि कार्बन के साथ 4 बॉन्ड जुड़े हैं तो नेचर बात है 4 बॉन्ड की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। तो यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड एक ही प्लेन में है, तो एक बॉन्ड क्या जाएगा, प्लेन से नीचे जाएगा, जिसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फर्स्ट कर लो वो है F, और एक बॉन्ड है जो प्लेन से ऊपर आ रहा है जिसको मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो है फर्स्ट कर लो I। ठीक है ना। अब इस कंपाउंड का अगर आप मिरर इमेज देखोगे तो मिरर इमेज कैसे मिलेगा, आप इसको इस कंपाउंड को क्या करना है 180 डिग्री में रोटेट करना है। तो 180 डिग्री पे रोटेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको फ्लोरीन फिर वही दिखेगा, क्लोरीन मगर इस साइड में दिख जाएगा। क्लियर है। और ये सॉरी
यहाँ पे हम Br लिख देते हैं, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंपाउंड का कायरल होना जरूरी है, और कायरल होने के लिए जरूरी है कि इस कार्बन के साथ चार के चार जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि Br यही पे है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आपको इधर दिखेगा, ये वाला पोर्शन उस साइड में दिखेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट कर लो फ्लोरीन है, और यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन है। तो ये जो दो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, ये मॉलिक्यूल भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है और ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट करता है। इनकी क्या है, देखो एटम टू एटम बॉन्डिंग सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज सेम है, मगर डिफरेंट क्या है, इनमें से एक कंपाउंड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है और दूसरा एक राइट की तरफ, तो दूसरा किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं इनएनशोमर्स, यानी वो कंपाउंड जिनका सब कुछ सेम है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम है, कंपोजिशन सेम है, एटम टू एटम बॉन्डिंग सेम है, मगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ रोटेट करता होगा, तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं इनएनशोमर्स। ये इनएनशोमर्स का आपको आइडिया होना जरूरी है, तभी आप स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स को समझ पाओगे। तो ये दोनों इनएनशोमर्स हैं। अब इनएनशोमर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक नोमेनक्लेचर का सिस्टम है जो आपको यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है, वो भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। और इस सिस्टम को हम कहते हैं आरएस सिस्टम। आरएस सिस्टम, आरएस सिस्टम में क्या करते हैं हम, देखो मैं आपको इससे बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जिस कार्बन के साथ जो चार ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उनको हम नंबरिंग देते हैं, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको नंबर 1, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा इन चारों में से उसको देते हैं नंबर 4, यानी 1 2 3 4 नंबर देना है बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। तो जैसे इनमें से अगर आप बात कर लें तो सबसे ज्यादा एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर किसका है, आयोडीन का है, तो ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा नंबर 4, ये नंबर 4। यानी आपने क्या किया, इनको नंबरिंग दे दिया, इस कार्बन के साथ जो चार ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको हमने नंबर 1 2 3 और क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। उसके बाद क्या करना है, आपको वो ग्रुप जिसको लीस्ट नंबर मिला है, यानी 4 नंबर मिला है, उसको आपको इमेजिन करना है कि वो आपके फेस के अपोजिट साइड में है। जैसे इसको आपको क्या करना है, अपोजिट साइड में, यानी ये पीछे जा रहा है तो नेचुरल बात में आ जाऊँ, यहाँ पे आके देखूं, यहाँ पे आके देखूं तो ये मुझे पीछे दिखेगा। तो उसके बाद देखना है कि जो नंबर है 1 2 और 3 ये क्लॉकवाइज घूमते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो उसका नाम आ जाएगा आर, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसका नाम आ जाएगा एस। जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर लें, ये तो 4 तो पीछे है, तो नंबर 1 यहाँ पे है, नंबर 2 यहाँ पे है, नंबर 3 यहाँ पे है, तो कैसे घूम रहा है, ये यू घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है, तो इसलिए इसका जो नाम दे देंगे इस इनएनशोमर को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे, यानी कहेंगे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, और ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4 है। तो 4 को तो आपको अपने फेस के अपोजिट में रखना है, और 1 2 3 को देखना है। 1 2 3 कहां दिख रहा है, देखो जो 1 है वो आपको प्लेन से ऊपर आया हुआ है, ठीक है ना, और 2 और 3 प्लेन में ही है, तो कैसे घूमेगा ये, यहां पे 1 है, ये 2 है, यू घूम रहा है, यू घूम रहा है, तो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एस कहेंगे, क्या कहेंगे, एस कहेंगे। तो ये हो गया, आप आर और एस नोमेनक्लेचर इनएनशोमर्स की कैसे कर सकते हो। डियर स्टूडेंट्स, कभी केस ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक सिंगल एटम नहीं होगा बल्कि ग्रुप ऑफ एटम्स होगा। जैसे फर्स्ट करो एक एग्जांपल मेरे साथ में आपको यहाँ पे बता दे दूं, अगर फर्स्ट करो इस तरह का कंपाउंड होगा, फर्स्ट करो ये कार्बन है, कार्बन के साथ फर्स्ट करो यहां से भी आर जुड़ा है, यहां पे फर्स्ट करो एच जुड़ा हुआ है, और एक ग्रुप जो प्लेन से नीचे जा रहा है वो फर्स्ट करो CH3 है, और एक ग्रुप जो प्लेन से ऊपर आ रहा है वो फर्स्ट करो C2H5 है। अगर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो नेचुरल बात है आरएस कॉन्फ़िगरेशन करनी है,
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस कार्बन के साथ जो 4 ग्रुप यहाँ पे जुड़े हैं उनको नंबरिंग करनी है। तो नंबर मैंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर करोगे, तो यहाँ पे सबसे एटॉमिक नंबर ज्यादा इसका है तो इसको नंबर 1 मिलेगा। अब नंबर 2 CH3 को देंगे कि C2H5 को देंगे, आपको क्या करना है, आपको यूं चेक करना है। देखो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और यहां पे अगर हम बात कर लें तो कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, तो यहां पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एटम पे आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, तो आपको नेक्स्ट देखना है। तो नेक्स्ट में देखो यहाँ पे 3 के 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन है, तो इसलिए हम जो नंबर 2 है वो इसको देंगे, और नंबर 3 इसको, और नंबर 4 इसको देंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये तो लास्ट 4th है, तो इन तीनों का आपको चेक करना है कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो होप आप लोगों को आरएस नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये भी समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन।